हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएसआरओ वाले इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर टू द पॉइंट। इस सीरीज़ का नाम है, जिसमें हम पॉइंट वाइज आपके सारी करंट अफेयर की दिक्कतें दूर करेंगे। 6 पेजेस मात्र में आपका आधा नेशनल करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। ये दृष्टि मैगजीन पर बेस है। अगर आप चाहते हैं तो आप दृष्टि मैगजीन को खरीद सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ने में बहुत ही दिक्कत होती है। आप उसे रेफरेंस के लिए खरीद सकते हैं, बट इस वीडियो के तहत हम उसकी समरी शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि एग्जाम टाइम पे जब आप जाएं तब आपके पास एक शॉर्ट नोट्स हो, जो कि आप तुरंत ही उसको आधे घंटे में रिवाइज कर सके। क्योंकि करंट अफेयर 25 से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो शॉर्ट नोट्स होने बेहद ज़रूरी है, जिसे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो करंट है यहाँ पे, वो है फुल लिटरेसी का। तो फुल लिटरेसी जो हासिल किया है, पहला स्टेट बना है मिजोरम, सेकंड पे रहा है हमारा गोवा, थर्ड पे रहा है त्रिपुरा। पहला मिजोरम, दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा। और ये जो फुल लिटरेसी है, फंक्शनल लिटरेसी, इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2030 के तहत अचीव करना है 2030 तक। टारगेट क्या है? फुल लिटरेसी अचीव करना 2030 तक। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2030 तक हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत फुल लिटरेसी अचीव करनी है। और इससे पहले मिजोरम के पहले जो है लद्दाख पहला यूटी था, जो कि फुल लिटरेसी, फंक्शनल लिटरेसी को अचीव कर चुका है। और ये उल्लास कार्यक्रम के तहत हो रहा है। उल्लास में नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम जो है, इसके तहत ये लिटरेट करने का प्लान है। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, इन्होंने घोषित किया गोवा को लिटरेट। मिजोरम के लाल दुहोमा थे, और त्रिपुरा के सीएम थे मनिक शाह। ये सीएम भी आपको याद होने चाहिए, अगर पूछ सकता है एग्जाम में तो कम से कम आपको याद रहे। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, मिजोरम के लाल दुहुमा और मनिक शाह। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इसे याद करते रहिए। उसके बाद इमरजेंसी दोस्तों 25 जून 1975 को डिक्लेयर की गई थी। अभी इसके 50 साल हो चुके हैं, 2025 में इसके 50 साल हो चुके हैं। और पीएम मोदी ने ये 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में इसको ऑब्जर्व किया है। सेलिब्रेट नहीं, ऑब्जर्व किया है। संविधान हत्या दिवस की, संविधान की हत्या कर दी गई थी। इमरजेंसी डिक्लेयर होती है आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस हुआ था, जिसमें कि प्रधानमंत्री जो थी उस समय की इंदिरा गांधी, उनका 1971 का इलेक्शन को इनवैलिडेट कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद कई सारे अमेंडमेंट आते हैं, वो पॉलिटी का पार्ट है। उसके बाद होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी जितने भी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी एग्जाम्स हैं, उसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, उससे ज़रूर उस पर सवाल आते हैं। तो 7 से 10 मई के दिन ऑपरेशन सिंदूर को किया गया था, जिसमें ये बदला लिया गया था 25 इंडियन और 1 नेपाली जो मारे गए थे पहलगाम अटैक में। और ये जो पहलगाम अटैक था, ये किसने किया था? द रेजिस्टेंट फ्रंट ने। ये लश्कर तोयबा से ये लिंक्ड हैं, टेरर ग्रुप हैं। और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी और विक्रम मिस्री, जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये लोग ब्रीफिंग्स को किए थे इंडिया की तरफ से। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था? 9 लोकेशन थी पाकिस्तान में, उनको टारगेट किया गया था। ठीक है, अब 9 लोकेशन याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें जैसे मोहम्मद, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, मरकज़ हदीद, ऐसे ऐसे जो टेरर ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर हमला किया गया था, प्रिसीजन स्ट्राइक की गई थी। कुछ कुछ शहर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बहावलपुर हुआ, मुरीदके हुआ, सियालकोट हुआ, मुजफ्फराबाद हुआ। और पाकिस्तान ने इसके रिटेलिएशन में क्या किया? इसके जवाब में बुनियन अल मरसूस नाम का ऑपरेशन चलाया, बुनियन अल मरसूस नाम का। और कहाँ पे अटैक किया? जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, जितने भी बॉर्डरिंग स्टेट हैं। ठीक है, और डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने ये प्रिसीजन स्ट्राइक के बारे में ब्रीफिंग दी, जानकारी दी देश को।
ठीक है। अब इसमें सुन लीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो वेपन सिस्टम थे, आपको पता चला होगा नए नए वेपन सिस्टम नए नए तरीके के यूज किए गए थे। तो इसमें एक स्कैल्प क्रूज मिसाइल यूज की गई थी, फ्रांस की है, जो कि राफेल में लगती है। हैमर प्रिसीजन गाइडिंग बॉम्ब, ये भी राफेल में लगती है। उसके बाद लॉइटरिंग म्यूनिशन कामिकाजे या सुसाइड ड्रोन को बोलते हैं। वो ड्रोन ऊपर उड़ के जाएंगे और क्रैश करके बम ब्लास्ट कर देंगे, ठीक है। और इंडिया में जो ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस या कामिकाजे ड्रोन है, इनका नाम है नागास्त्र, ठीक है। ये सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया है। आगे चलते हैं। उसके बाद ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि डीआरडीओ और रसिया का एक जॉइंट वेंचर था। फिर S-400 ट्रायम्फ, इसको सुदर्शन चक्र बोला गया। जो एयर डिफेंस सिस्टम था S-400 ट्रायम्फ, इसे सुदर्शन चक्र बोला गया। 35,000 करोड़ की डील थी रसिया के साथ। 5 स्क्वाड्रन हमने लिए थे S-400 ट्रायम्फ के। उसके बाद सिविल डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए मॉक ड्रिल कब की गई थी? 7 मई को की गई थी, 244 जिलों में की गई थी। ऑपरेशन और बाकी के ऑपरेशन देख लीजिए। ऑपरेशन विजय हुआ था कारगिल में 1999 में। ऑपरेशन सफेद सागर जो हुआ था वो कारगिल में हुआ था नेवी के द्वारा। उरी अटैक में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उरी अटैक के जवाब में। ऑपरेशन बंदर किया गया था पुलवामा में, जो सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे अटैक हुआ था। ऑपरेशन दोस्त हमने किया था तुर्की में जो अर्थक्वेक आया था उसे मदद देने के लिए ऑपरेशन दोस्त किया था। ऑपरेशन गंगा हमने किया था यूक्रेन वॉर में, जब स्टूडेंट्स को वहां से निकाला गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति की गई थी अफगान में जब तालिबान की रिजीम आई थी, उससे वहां पे लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति की गई थी, ठीक है। तो ये सब आपको बहुत ही हैवी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार इसको रिवाइज करेंगे सिर्फ ऐसे पॉइंटर्स को, तो आप एकदम 100% ऑपरेशन सिंदूर से सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं पहलगाम अटैक जो हुआ 22 को, ठीक है, इसके जवाब में क्या क्या किया गया? सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी जो थी उसको सस्पेंड कर दिया गया। अटारी वाघा बॉर्डर जो है उसको भी क्लोज कर दिया गया। अटारी वाघा बॉर्डर जहां पे वो परेड नहीं होती है शाम में, वही अटारी वाघा बॉर्डर, उसे भी क्लोज कर दिया गया। और पाकिस्तान वालों को वीजा मिलता था सार्क स्कीम के तहत, जिससे वो आके इंडिया में मेडिकल, मतलब जो भी कंसेशन वीजा था जिससे आप आराम से सार्क कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, उसको रिवोक कर दिया गया, हटा दिया गया। और पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर्स को और डिप्लोमेटिक पर्सनल को यहाँ से भगा दिया गया, ठीक है। अब इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकता है। इसको वर्ल्ड बैंक ने कराया था। इसमें क्या था कि रवि, व्यास, सतलज जो रिवर्स हैं, इनका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज इंडिया के पास है। और इंदस, झेलम, चेनाब जो है, इसका 80% वाटर पाकिस्तान के लिए रिजर्व है, 20% हम लोग यूज कर सकते हैं। इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता, नॉन सस्पेंशन क्लॉज है इसमें वॉर के टाइम पे भी। और पहली बार ये सस्पेंस हुआ है और ये सस्पेंड हुआ है। और वियना कन्वेंशन जो है, वियना कन्वेंशन, इसके तहत ये ट्रीटी का एक लॉ होता है इंटरनेशनल, जैसे कि कोई भी आप समझौता कर रहे हैं तो वियना कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल ट्रीटीज बनती हैं, ठीक है। अगला आते हैं वकफ अमेंडमेंट बिल पे। वकफ क्या होती है? वकफ इस्लामिक लीगल कॉन्सेप्ट है, मतलब इस्लाम में जो लीगल चीजें होती हैं उसका एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप चैरिटी करता है। कोई भी मुस्लिम अगर चैरिटी करता है तो वो वकफ बोला जाता है, ठीक है, सीधा सिंपल बात। तो वकफ जो प्रॉपर्टी आप एक बार जो कर दी है तो आप उसको बेच नहीं सकते हैं, सोल्ड नहीं कर सकते हैं, किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, गिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो वकफ में दे दी गई उसको ओनरशिप माना जाता है किसका? भगवान का माना जाता है या अल्लाह का माना जाता है, ठीक है। और जो इसमें डोनर होता है उसे वाकिफ बोलते हैं, डोनर को वाकिफ बोलते हैं। और वकफ बोर्ड क्या करता है? रेगुलेट करता है ये प्रॉपर्टी, जो भी आप प्रॉपर्टी दान किए, वो एक हर स्टेट और नेशनल लेवल पे बोर्ड होते हैं जो कि इस प्रॉपर्टी की रखवाली करता है, सब कुछ करता है, ठीक है। फिर से मैं आपको एक बार इसमें बता देता हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। क्या होता है वकफ? क्या होता है वकफ? क्या होता है? जो भी आप चैरिटी देते हैं एज अ मुस्लिम, उसको वकफ बोलते हैं। और ये प्रॉपर्टी ना बेची जा सकती है, ना किसी को गिफ्ट की जा सकती है, भगवान के पास या अल्लाह के पास जाती है, ठीक है। और वाकिफ जो होता है ये इस डोनर को बोलते हैं, जो वाकिफ जो वकफ देता है, और ये वकफ बोर्ड द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अब अमेंडमेंट जो बिल है उसका नाम है उम्मीद बिल है, उम्मीद एक्ट 2025।
इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वकफ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी डेवलपमेंट एक्ट। अब इसमें कई सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है, इसमें हिंदू मुस्लिम मत कीजिएगा, बस एज अ एग्जाम के लिए पढ़ लीजिए जो भी चीज़ है इसमें। इसके प्रोविजंस क्या है? सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देगा वकफ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स का, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा नॉन मुस्लिम्स को वकफ बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ वकफ बाय यूजर प्रोविजन विच परमिटेड प्रॉपर्टीज टू बी डेसिग्नेटेड एज वकफ बेस्ड ऑन लॉन्ग रिलीजियस यूज। इसका मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप रिलीजियस यूज में ला रहे थे पहले बहुत ही सालों से, तो उसको ऑलरेडी वकफ का हिस्सा बना लिया जाता था, चाहे वो प्रॉपर्टी वकफ का हिस्सा हो या ना हो, उसे मान लिया जाता। तो ये भी रिमूव कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद वकफ बोर्ड के पास पावर थी कि किसी भी प्रॉपर्टी को वो वकफ लैंड डिक्लेयर कर सकती थी, ठीक है। और मुस्लिम्स अगर कोई भी ट्रस्ट बनाते थे, ठीक है, तो ट्रस्ट और वकफ के बीच में डिफरेंस नहीं रहता था। जैसे हम मुस्लिम हैं, हम हो सकता है वकफ ना देना चाहें, हम कोई ट्रस्ट बनाते हैं, कोई चैरिटी बनाते हैं, तो उसको ऑलरेडी पहले ही वकफ का हिस्सा मान लिया जाता था, ये हटा दिया गया, ठीक है। और जो मुस्लिम जो कम से कम 5 साल से मुस्लिम है, जो कन्वर्ट हुआ है या जो भी है, जो 5 साल से मुस्लिम है, वही सिर्फ वकफ डोनेट कर सकता है। और वुमेन और चिल्ड्रन का जो भी हक होगा, ठीक है, उसको पहले दिया जाएगा, उसके बाद ही वो वकफ डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 एरिया में, जहाँ पे भी ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे आप वकफ लैंड नहीं क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्लेम करते हैं अगर गवर्नमेंट लैंड को कि भाई ये कोई किसी भी सरकारी लैंड को अगर आप वकफ बोल देते हैं कि भाई ये सरकार का कुछ वो है, उसको वकफ डिक्लेयर कर देते हैं, तो इसका स्क्रूटनी जो होगा, इसकी जो जांच होगी, वो एक ऑफिशियल द्वारा होगी जो सीनियर टू कलेक्टर होगा, ठीक है। डीएम के ऊपर जो होगा उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो कोई भी जो सरकारी लैंड जिसको वकफ डिक्लेयर किया गया है उसकी जांच करे, ठीक है। और गवर्नमेंट और वकफ के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को डिसाइड करना होगा रादर देन वकफ ट्रिब्यूनल। इससे पहले वकफ ट्रिब्यूनल डिसाइड करता था। और कोई भी अगर आप वकफ का एक ट्राइब्यूनल होता था, जो जजमेंट सुनाता था। अब उसकी अपील आप कहाँ कर सकते हैं? हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस हैं, एक बार वीडियो को पीछे करके भी आप सुन सकते हैं। वैसे तो उम्मीद एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है कि वकफ अमेंडमेंट का नाम उम्मीद एक्ट है, ठीक है। ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि उम्मीद एक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब उसके बाद अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें डिजिटल एक्सेस को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया आर्टिकल 21 के तहत। राइट टू लाइफ में डिजिटल एक्सेस की आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकें, उसको एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया है। डिजिटल एक्सेस किस लिए? भाई कोई भी गवर्नेंस का सर्विस है, कोई भी एजुकेशन का सर्विस है, कोई भी हेल्थ केयर की चीज़ है, कोई भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है, जो आप किसी पोर्टल वोटल के तहत अगर आप उसको वो करते हैं, एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए फंडामेंटल राइट होना चाहिए। इसीलिए डिजिटल एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। और बाकी के आर्टिकल 21 में कौन कौन से फंडामेंटल राइट है? राइट टू लाइवलीहुड है, कि मतलब किसी की जीवनी है। जैसे क्या होता है कि आप देखेंगे कि स्टेशन पे लोग ठेला वेला लगा के वो अपना बेचते रहते, तो उनको क्यों नहीं हटाया जाता? क्योंकि उनकी जीवनी चल रही, इसीलिए उनका फंडामेंटल राइट आ जाता है, राइट टू लाइवलीहुड आ जाता। फिर आता है राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, आपको स्वच्छ इन्वायरमेंट का राइट है। राइट टू एजुकेशन हुआ आर्टिकल 21 में, राइट टू प्राइवेसी हुआ, पुट्टा स्वामी जजमेंट हुआ, और राइट टू डाई विद डिग्निटी भी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जिसमें यूथनेसिया जो होती है उसको अंडर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड प्रोविजन वो परमिटेड है, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है यहाँ से। उसके बाद आता है कास्ट सेंसस कास्ट इन्यूमरेशन। अगला जो सेंसस होगा 2027 में, उसमें क्या होगा, कास्ट डेटा भी इंक्लूड किया जाएगा। कास्ट की कौन सी जाति का आदमी है, इसके पास कितना प्रॉपर्टी है, क्या क्या चीज़ है, क्या करता है, ताकि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसको अच्छे से लगाया जा सके। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। 1931 में लास्ट बार कॉम्प्रिहेंसिवली कलेक्ट किया गया था कास्ट का डेटा,
ठीक है। 1951 में उसके बाद कलेक्ट किया गया, जिसमें SC ST का डेटा था बट OBC का डेटा नहीं था। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती है 1979 में, उसमें ये बोलते हैं कि 52% जो पॉपुलेशन है ऑफ इंडिया इज OBC। फिर सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस होता है 2011 में, इसमें वास्टली जो डेटा है अनपब्लिश्ड रह गया। तो इसीलिए 2027 तक सेंसस हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, इसमें पहला जो होगा फेज हाउस लिस्टिंग फेज होगा, भाई घर देखेंगे ये घर है, उसके बाद दूसरे में इसमें पॉपुलेशन इन्यूमरेट कर लेंगे। दो फेजेस में होगा, पहला फेज होगा हाउस लिस्टिंग फेज, दूसरा होगा पॉपुलेशन इन्यूमरेशन फेज, पॉपुलेशन जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें कास्ट की डेटा भी लेके करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा था, 2027 तक ऐसे डेट आपसे पूछ सकता है, ईयर पूछ सकता है। उसके बाद आता है यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। ये क्या चीज है? 1992 में लॉन्च हुआ था यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को क्या है? UN के अंदर एक संस्था है जो कि क्या काम करता है? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। जो भी भाई दुनिया के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, हिस्ट्री में आपके देश में कुछ हुआ, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको प्रिजर्व करने और प्रमोट करने के लिए ये यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर बनाया गया है। ठीक है, इसमें इस साल दो नए एडिशन है, एक है भगवत गीता, एक है नाट्य शास्त्र भाई भरत मुनि। ठीक है, भगवत गीता तो आप जानते ही भाई कि कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो कि वार्तालाप है वही भगवत गीता है। ठीक है, 700 वर्ष हैं इसमें, 700 इसमें वो क्या बोलते हैं स्टैंजाज हैं या जो भी है, 700 इसमें वर्ष हैं और 18 चैप्टर हैं। और ये जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र ये भरत मुनि द्वारा लिखा गया था परफॉर्मिंग आर्ट्स को लेके। अब परफॉर्मिंग आर्ट्स जो आप परफॉर्म करते हैं, जैसे डांस हुआ, अब उसमें कुछ परफॉर्मेंस देते हैं ना, म्यूजिक हुआ उसमें कुछ परफॉर्मेंस देते हैं, ड्रामा हुआ उसमें कुछ परफॉर्मेंस देते हैं। तो ये हिस्ट्री में लिखी गई थी बहुत पहले भरत मुनि द्वारा, जिसमें बताया गया था कि कैसे भाई नाचना है, कैसे म्यूजिक होना चाहिए, कैसे ड्रामा होना चाहिए, क्या एक्सप्रेशन होने चाहिए, क्या रस होना चाहिए। तो ये दो चीजें आपकी यूनेस्को वर्ल्ड रजिस्टर में इस बार आई थी। बहुत ही ज्यादा चांस है ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और इससे पहले क्या क्या चीज जोड़ी जा सकती है? 2007 में ऋग्वेदा जोड़ा जा चुका है। फिर एक सेवाइट फिलोसफर थे, शिवाजी की फिलोसफी करते थे, अभिनव गुप्ता, इनको 2023 में जोड़ा गया। फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो अचीवमेंट था, ठीक है, 1961 में बेलग्रेड में, उसको 2023 में जोड़ा गया। और आर्काइव ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जोड़ा गया। तो इस साल क्या क्या जोड़ा गया? इस साल भाई भगवत गीता जी को जोड़ा गया, और उसके बाद क्या जोड़ा गया? भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जोड़ा गया। पहले क्या जोड़े जा चुके हैं? पहले जोड़े जा चुके हैं भाई आपके ऋग्वेद जोड़े जा चुके हैं, अभिनव गुप्ता के फिलॉसफी जोड़ी जा चुकी है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में जोड़ा जा चुका है, और उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्काइव्स, आर्काइव्स मतलब वो जो रिकॉर्ड रखते थे ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसको जोड़ा जा चुका है। अब आता है इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन के बारे में क्या बोला गया है? दिल्ली इलेक्शन। दिल्ली इलेक्शन में कौन है? रेखा गुप्ता बनी है सीएम। रेखा गुप्ता 4th लेडी सीएम है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 4th लेडी सीएम है। कौन है? रेखा गुप्ता। इससे पहले कौन कौन रह चुकी हैं? सुषमा स्वराज रह चुकी हैं पहली, शीला दीक्षित रह चुकी हैं, उसके बाद आतिशी मारलेना रह चुकी हैं, उसके बाद रेखा गुप्ता, अभी प्रेजेंटली ये सीएम है। ठीक है, 48 सीट जीती है बीजेपी, 22 जीती है आप। ठीक है, तो ये हो गया उसका। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुआ, कौन जीता? उमर अब्दुल्ला जीते हैं। किस पार्टी से जीते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से जीते हैं। इसके डिप्टी सीएम कौन थे? सुरिंदर चौधरी बने हैं। और इंडिया अलायंस के तहत ये लोग जीते हैं, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, इन्होंने 49 सीटें जीती हैं 90 में से। बीजेपी सीट कितनी जीती? 29 जीती है। ठीक है, हरियाणा में भी बीजेपी जीती है 48 सीट, कांग्रेस जीती है 37 सीट। और इसके सीएम क्या कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी। ठीक है, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा कौन कौन है। दिल्ली की रेखा गुप्ता है, जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला है, हरियाणा के नायब सिंह सैनी है। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, समझ लीजिए लैंडमार्क ही है एक तरीके से। क्या हो रहा था कि तमिलनाडु में जो गवर्नर थे वो बहुत सारे बिल को पास नहीं कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारे बिल को पेंडिंग रख रहे थे, प्रेसिडेंट के पास भेज रहे थे, तो स्टेट लेजिस्लेचर का काम फंस रहा था। तो आर्टिकल 200 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है
कि गवर्नर को ऐसे बिना डिस्क्रिशन के ऐड करना चाहिए, मतलब कि गवर्नर के पास जब आ गया कोई भी बिल तो एसेंट देना ही देना है। और ये कैसे किया है? 142 के तहत, जिसमें कंप्लीट जस्टिस बोलता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट बोलता है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट अपने आप को पावर दिया मैंडेमस का, मतलब कमांड करने का, टू द प्रेसिडेंट। कोई भी बिल अगर उसको रिफर किया जाता है बाय द गवर्नर, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये सब चीजें। और डिटेल गाइडलाइन दिया गया कि गवर्नर को कैसे एक्ट करना चाहिए, कि अगर वो किसी बिल पे एसेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या उसको प्रेसिडेंट पे भेज रहा है, तो उस एक डिटेल गाइडलाइन दिया कि आपको ऐसे ऐसे एक्ट करना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता भाई महाकुंभ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पक्का ही जानिए, पक्का जानिए, इससे सवाल आने वाला है। कब कब हुआ है ऑर्गेनाइज? प्रयागराज में, सबको मालूम है ऑर्गेनाइज हुआ है 13 जनवरी से 26 फरवरी, 13 दूनी 26, 13 जनवरी से 26 फरवरी को ये ऑर्गेनाइज किया गया। महाकुंभ हर 12 साल पे होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? प्रयागराज होता है, हरिद्वार होता है, उज्जैन होता है, नासिक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में होता है। इसमें कई शाही स्नान हुए हैं, जैसे मकर संक्रांति के दिन हुआ है, मौनी अमावस्या के दिन हुआ है, बसंत पंचमी के दिन हुआ है। और इसका जो कंक्लूजन था, कंक्लूड कैसे किया गया? महाशिवरात्रि बाद से किया गया है और माघी पूर्णिमा बाद से किया गया है। बजट इसका 6,382 करोड़ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कितना बजट था? 6,382 करोड़ रुपए बजट था। योगी जी ने क्या लॉन्च किया है भाई? बुद्धिस्ट महाकुंभ यात्रा इसमें लॉन्च की है, बुद्धिस्ट महाकुंभ यात्रा लॉन्च की है। और रेडियो चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि, दो रेडियो चैनल इन्होंने लॉन्च किए हैं। ठीक है, और इसमें कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया गया है। सबसे पहले लार्जेस्ट ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट का किया गया है। लार्जेस्ट पेंटिंग एक्सरसाइज हुई है, जिसमें 10,109 लोग पार्टिसिपेट किए हैंड प्रिंटिंग का। ठीक है, सैनिटेशन और सैनिटेशन वाला, साफ सफाई और वेस्ट डिस्पोजल का बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। और इसका लोगो क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अमृत कलश था, हनुमान जी थे, अक्षावृत का पेड़ था। क्या क्या थे? अमृत कलश, लॉर्ड हनुमान, अक्षावृत ट्री। ठीक है, इसके बाद आता है, अगला चीज आता है क्लासिकल लैंग्वेजेस। ठीक है, अक्टूबर में 5 नई लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया। अब सबसे पहले ये जानो क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, किस किस को दर्जा मिला वो तो बात की बात है। क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या? एंटीक होनी चाहिए, बहुत पुरानी होनी चाहिए क्लासिकल लैंग्वेज। उसमें कोई बॉडी ऑफ एंशियंट लिटरेचर, कुछ लिखा उखा होना चाहिए उस भाषा में, जो कि बहुत पहले लिखा होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। क्या क्या चीज है? 3 चीजें हैं इसकी। 3 चीजें क्या क्या चीज है? सबसे पहला चीज तो है कि पुराना होना चाहिए, एंटीक होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए कि इसमें कोई एंशियंट लिटरेचर लिखा हो और ये ओरिजिनल टेक्स्ट हो, ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ हो। तो 5 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं? पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली और मराठी। कौन कौन सी हैं? पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली और मराठी। पाली, प्राकृत, आसामी, बंगाली और मराठी। ठीक है, इसको डिसाइड कौन करता है? लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमिटी इसको डिसाइड करती है। ठीक है, इससे पहले कौन कौन सी 6 लैंग्वेजेस को किया गया है भाई? संस्कृत को किया गया है, उड़िया को किया गया है, और साउथ की जो 4 लैंग्वेजेस हैं, क्या क्या? तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, कन्नड़ा हुआ, मलयालम हुआ। ठीक है, प्रीवियसली 6 किया गया है, अभी 5 किया गया है। अभी 5 कौन कौन सी हैं? पाली हुई, प्राकृत हुई, आसामी हुई, बंगाली हुई, मराठी हुई। और इससे पहले क्या क्या किया गया है? संस्कृत किया गया, उड़िया किया गया है, और साउथ की 4 लैंग्वेजेस क्या क्या हुआ? तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, कन्नड़ा हुआ, मलयालम हुआ। ठीक है, उसके बाद UNFCCC, यूएन का फ्रेमवर्क है टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। कहां पे हुआ? COP29 सबसे इंपॉर्टेंट है, आ सकता है बाकू अजरबैजान में हुआ। कहां हुआ? बाकू अजरबैजान में, जो कि कैस्पियन सी के पास पड़ता है। इसमें बात क्या हुई कि हमें 2035 तक $300 बिलियन हर साल हमें जुटाने हैं। किस लिए? मतलब कि क्लाइमेट चेंज के लिए $300 बिलियन फॉर जुटाने हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। इसको क्या बोले हैं? न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। इसमें XXX करना है क्लाइमेट चेंज को। और एक और चीज हुआ है, एक और डिक्लेरेशन हुआ है। क्या क्या हुआ है? कि हमें रिड्यूस करना है मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट।
रिड्यूस करना है मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक में, इसमें कौन कौन से कंट्री है, यूएस है, यूके है, जर्मनी है और यूएई है, ठीक है। और बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव हुआ है, बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव किस लिए, फार्मर के लिए हुआ है, इसमें कोलैबोरेशन किसका, एफएओ का है, ठीक है। तो दो चीजें हैं, ट्रिपल एक्स करना है क्लाइमेट फाइनेंस को, इसको क्या बोले हैं, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। डेवलपिंग कंट्री के लिए कितना लाना है, $300 बिलियन, जो अभी $100 बिलियन लाना था। और दूसरा चीज है मिथेन रिडक्शन करना है ऑर्गेनिक वेस्ट से। मिथेन रिडक्शन जो करना है, इसमें इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेशनल हेल्थ अकाउंट। अब इसमें बहुत सारा डेटा है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट डेटा बना देता हूँ। 2014-15 में गवर्नमेंट का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर था 1.13% ऑफ जीडीपी था, जो 2021-22 में कितना हो गया, 1.84% हो गया है। अभी कितना हो गया, 1.84% ऑफ जीडीपी क्या है, गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर है। और इस पे इंडिया का केपेक्स कितना, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 3.16 लाख करोड़ है। एलसीआर जहां लिखा है उसको बोलते हैं लाख करोड़। और इंडिया कितना खर्च करता है, 2328 रुपये पर कैपिटा खर्च करता है हेल्थ पे। 2328 रुपया हर व्यक्ति पे खर्च होता है हर साल ऑन हेल्थ एक्सपेंडिचर। उसके बाद लेडी ऑफ जस्टिस स्टैचू गई है, ठीक है, लेडी ऑफ जस्टिस स्टैचू को बनाया गया है। इसमें कुछ कुछ जो वो अंधा तराजू लेके खड़ी रहती है लेडी, हाथ में एक तलवार रहती है, तराजू रहता है, और आंख पे काला पट्टी रहती है कि कानून अंधा होता है, ये उसको वो डिनोट करती है। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, पहली बात उसका अंधा पट्टी निकाल दिया गया, ब्लाइंड फोल्ड रिमूव कर दिया गया। ये क्या सिग्निफाई करता है कि हमारी जो इंडिया में जो जस्टिस है ये इन्फॉर्म्ड है और रीजनड है, ठीक है। अंधा कानून नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, उस पर रीजनिंग लगाते हैं, इसलिए ब्लाइंड फोल्ड हटा दिया गया है। दूसरी चीज, जो तलवार थी, तलवार भाई क्यों लिए हो, किसी से बदला लेना है क्या, तो ये इंडियन लॉ मतलब रेट्रीब्यूशन, मतलब बदले से नहीं है कि हम तलवार लेके जस्टिस दे रहे हैं। उसके जगह हाथ में क्या, कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थमा दी गई है कि हमारा जो इंसाफ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, ठीक है। और रोब जो पहनती थी पहले लेडी जस्टिस, रोब को हटा के साड़ी दे दिया गया है। ये क्या दिखा रहा है, डिपार्ट कर रहे हैं हम लोग कॉलोनियलिज्म से, ठीक है, कि जो साम्राज्यवाद था जो फैलाए थे ये सब, उससे हम लोग डिपार्चर ले लिए। हम लोग रोब नहीं पहनते, हम लोग साड़ी पहनते हैं, ठीक है। तो आईपी इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आईपीसी सीआरपीसी जो चलती थी उसको हटा के क्या लिख दिए हैं, बीएनएस ला दिए हैं और बीएनएसएस ला दिए हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज ये सिग्निफाई करती है कौन सी, लेडी जस्टिस की स्टैचू। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दूं, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज है। ब्लाइंड फोल्ड को हटा दिया गया है, इसलिए हटा दिया गया है कि हमारा जो जस्टिस है वो रीजनड है, इन्फॉर्म्ड है। तलवार को हटा के कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पकड़ा दी गई है कि हमारा जो इंसाफ है वो बदले की भावना से नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल से है। और तीसरा, रोब को हटा के साड़ी दे दी गई है। ये क्या दिखाता है कि हमारा जो इंसाफ है ये क्या बोलते हैं, इंडियन है, ठीक है। हम अब रोब वाला वो नहीं इस्तेमाल करते हैं। और कॉलोनियलिज्म से डिपार्चर है, जिसमें कि आईपीसी और सीआरपीसी को हटाने का एक भाव झलकता है। और बीएनएसएस और बीएनएस का वो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता को वो करता है, ठीक है। अब बजट 2025 में क्या सीतारमन ने क्या किया था, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जनजातीय मतलब ट्राइबल की उन्नति के लिए ग्राम अभियान। इसमें क्या करना है, इंप्रूव करना सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है भाई। ट्राइबल वर्नरेबल माइनॉरिटी और ये क्या बोलते हैं वुमेन हुआ, इन सब का क्या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ही तो बढ़ाना है। हर स्कीम में यही होता है, क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ाना। इसमें क्या है, 63,000 गाँवों को लिया जाएगा, 50 मिलियन मतलब कि 5 करोड़ ट्राइबल्स को लिया जाएगा, और 79,156 करोड़ का इसमें बजट वो अलॉट किया गया। 549 डिस्ट्रिक्ट में होगा। इसमें क्या क्या होगा, इसमें कुछ नहीं नया है। इसमें जो भी पुरानी स्कीम है उसको उठा के बोल दिया गया है कि भाई ये जनजातियों के लिए, जिसमें पक्का मकान दिया जाएगा, जो कि
आवास योजना में दिया जा रहा है। फिर जन आरोग्य योजना सबके लिए वही होगा। ERMS एक क्लब मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनाया जाएगा। स्किल इंडिया का इनिशिएटिव इसमें है। और ट्राइबल मार्केटिंग सेंटर खोला जाएगा, इसमें 17 मिनिस्ट्रीज भाग ले रही हैं। ठीक है, तो ये क्या था, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। अब इसके बाद आता है PM स्वानिधि। PM स्वानिधि के लिए एक इवेंट कराया गया। ठीक है, एक इवेंट कराया गया, और कौन कराया, महुआ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने कराया। इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ ने अवार्ड दिए हैं। किसको दिए हैं, MP को दिए हैं कि भाई स्वानिधि बहुत अच्छे चलाए हो लार्ज स्टेट में। स्मॉल स्टेट में लद्दाख को बोले अच्छे चलाए हो, हिली स्टेट में आसाम को बोले अच्छे चलाए हो, आउटस्टैंडिंग में बोले महाराष्ट्र को अच्छे चलाए हो। तो भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मालूम है डेटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन PM स्वानिधि का याद कर लीजिए कि इवेंट इतना बड़ा कराया गया है। सब लार्ज स्टेट में कौन है, MP है, स्मॉल में लद्दाख है, और हिली में आसाम है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग में महाराष्ट्र है। और यूपी का 2 मेगा सिटी, मेगा सिटी 10 लाख से ऊपर वाले, उसमें कौन सा, वाराणसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पाया गया है। और 1 लाख से 10 लाख वाले में झांसी, वाराणसी और झांसी। ठीक है, तो ये चीजें थी। उसके बाद आता है लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन मालूम ही है, मोदी जी 3rd टर्म पाए हैं। ठीक है, इससे पहले नेहरू जी पाए थे 52, 57, 62 में। मोदी जी 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसमें कि 7 वुमेन थी, उनके साथ ये शपथ ग्रहण किए हैं। मोदी जी को 293 MP का सपोर्ट था। और साइमल्टेनियस इलेक्शन भी कराए गए हैं। कहाँ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल में, उड़ीसा में और सिक्किम में। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा, सिक्किम, बहुत जरूरी नहीं है, बस डेटा है तो भाई बताना पड़ेगा। 7 फेज में चुनाव किया गया है, 44 दिन में कराया गया है चुनाव, लॉन्गेस्ट एवर था। सोमपेन ट्राइब पहली बार भाग ली है। सोमपेन ट्राइब, जो भी चीज पहला होता है करंट अफेयर में, कि पहली बार इसने ये किया, पहली बार उसने वो किया, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोमपेन ट्राइब इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है ओवरऑल टर्नआउट कितना था पूरे भारत में, 65% था। सबसे ज्यादा कहाँ था, लक्षद्वीप में था 84%। आसाम में देखेंगे तो 81%, क्योंकि भाई लक्षद्वीप तो यूटी हो जाती है, और तमिलनाडु में आता भी नहीं है, आइलैंड है वो। ठीक है, तो आसाम में कितना है, आसाम में है आपका भाई 81% है। और उसके बाद NDA ने कितनी सीटें जीती, NDA ने सीटें 292 सीटें जीती हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें कि BJP 240 जीती है। INC जीती है 99 सीट, और सपा जीती है कितनी, 37 सीट जीती है। ठीक है, फिर आता है नालंदा का एक कैंपस बनाया गया है। ठीक है, कहाँ बनाया गया, राजगीर बिहार में बनाया गया है। और नालंदा जो ओरिजिनल यूनिवर्सिटी थी, उसे 427 सदी में बनाया गया था, 600 साल तक चला था, 5 से 12 सेंचुरी तक। कौन बनाया था, कुमार गुप्ता ने बनाया था। कौन बनाया था, कुमार गुप्ता ने बनाया था। और इसको तोड़ा कौन था, बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, हिस्ट्री में आ सकता है। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। और अलेक्जेंडर, ये फ्रांसिस बुकैनन थे, इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने खोदा होदा तो पाया कि अरे भाई यहाँ पे कुछ है। लेकिन अलेक्जेंडर कुनिंगम थे, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि अच्छा ये तो नालंदा यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तो कहाँ बनाई गई है, राजगीर बिहार में बनाई गई है। 455 एकड़ लैंड दिया गया है। BV दोषी इसके आर्किटेक्ट थे। नेट ग्रीन कैंपस है। ठीक है, अब इसके बाद आता है विकसित कृषि संकल्प अभियान, शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाया गया। शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, इन्होंने किस चीज का बढ़ावा देने की बात की गई है, कि साइंटिफिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। 1.5 करोड़ फार्मर इसके टारगेट हैं। 700 डिस्ट्रिक्ट और 16,000 एग्री साइंटिस्ट मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, मोतिहारी ने इन्होंने 6 करोड़ का प्रोजेक्ट दिया, किसको, कृषि विज्ञान केंद्र को। ठीक है, किसी कृषि विज्ञान केंद्र को। तो ये एक कैंपेन है, बस कैंपेन है, कि मतलब लोगों को जागरूक कराना है कि भाई जो कृषि व्यवस्था है उसको आप कैसे करिए, उसको आप साइंटिफिक तरीके से कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 1.5 करोड़ फार्मर को जागरूक कराया साइंटिफिक, 16,000 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इसमें मिले हैं। मोतिहारी बिहार में इन्होंने 6 करोड़ का वो किया है, लॉन्च किया है, कृषि विज्ञान केंद्र के लिए स्कीम लॉन्च की। ठीक है, अब आता है 10 साल हो गए जो जन सुरक्षा स्कीम है, मतलब लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइफ इंश्योरेंस स्कीम क्या क्या है, सबसे पहले जीवन ज्योति बीमा योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है। ठीक है, कौन कौन सी 3 स्कीम जिसके 10 साल हुए हैं भाई, जीवन ज्योति बीमा योजना है,
सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है। अब आपको लगेगा कि अरे इतना बीमा उमा क्या है, देखो अगर किसी की भी किसी कारण मृत्यु हो जाए तो उसको जीवन ज्योति बीमा के तहत उसको वो प्रॉफिट वो पैसा मिलेगा। सुरक्षा बीमा योजना के तहत एक्सीडेंटल डेथ में 2 लाख रुपया मिलेगा। अटल पेंशन योजना में भाई आपको हर महीने कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 40-45 रुपया और आपको पेंशन मिलेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लीजिए। प्रधानमंत्री JJBY मतलब जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें लाइफ इंश्योरेंस फॉर डेथ ड्यू टू एनी रीजन, इसमें 2 रुपया पर डे का प्रीमियम देना पड़ेगा। 9 लाख क्लेम कर चुके हैं, 18,000 करोड़ रुपया पे किया जा चुका है। ठीक है, KCR मतलब कि 1000 करोड़। फिर सुरक्षा बीमा योजना, इसमें एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है या फिर आप डिसेबल हो जाते हैं तो 2 लाख रुपया पर पर्सन दिया जाएगा 18-70 की आयु में, और 2 रुपया इनका बीमा का पर डे का वो है। 1,57,000 क्लेम है और 3,000 करोड़ रुपया का आसपास इसमें बांटा जा चुका है। ठीक है, तो ये सब यार गवर्नमेंट का प्रचार है। अब भाई क्वेश्चन कैसे आएगा क्या नहीं आएगा, बस ये याद रखना है कि भाई ये सब किस लिए है। जीवन सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल कवर के लिए है और आकस्मिक मृत्यु के लिए है। फिर अटल पेंशन योजना क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। जैसे पेंशन वेंशन होता है ना, उसको सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं कि भाई आपकी अगर कमाई उमाई रुक जाती है तो आप समाज में एक सिक्योर भावना से रह सके, उसके लिए क्या बोलते हैं, पेंशन दिया जाता है, तो इसीलिए इसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम बोली जाती है। तो अटल पेंशन योजना जो है इसके भी 10 साल हो गए हैं, इसमें 7 करोड़ सब्सक्रिप्शन हो चुका है। 47% इसकी महिलाएं हैं, 18 से 40 नॉन टैक्स पेयर इसमें कर सकते हैं। भाई टैक्स पे करोगे तो क्या 1,000 रुपये पेंशन लोगे। तो मंथली कंट्रीब्यूशन 42 रुपया, 1,000 से लेके 1K से 5K आपको पेंशन मिलेगा 18 से 40 वालों को। ठीक है, अब उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट मोदी जी इसका फाउंडेशन डाले हैं कहाँ पे, खजुराहो में डाले हैं। ठीक है, 45,000 करोड़ का ये प्लान है। इसको क्या बोलते हैं, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। क्या बोलते हैं इसको, नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान है। ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, वाटर स्कैरसिटी, जो पानी की कमी है बुंदेलखंड में, उसको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, केन और बेतवा को जोड़ रहे हैं। ठीक है, केन और बेतवा क्या है, ये सब ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, यमुना की ट्रिब्यूटरी हैं। इसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी मिलेगा कहाँ, MP और UP के कुछ जिलों को। 100 मेगावाट का इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी डाला जाएगा, इरिगेशन के लिए भी काम आ सकता है। केन बेतवा दोनों ट्रिब्यूटरी यमुना की हैं। 280 किलोमीटर की ये नहर बनाई जाएगी, जिससे कि केन से पानी जोड़ा जाएगा, किसमें, बेतवा में जोड़ा जाएगा। 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रूज भारत मिशन। क्रूज भारत मिशन क्या है, पोर्ट और सिमिक मंत्रालय के जो मंत्री हैं सबरनंद सोनोवाल, इन्होंने कहा कि हमें क्रूज टूरिज्म को बूस्ट करना है, दुगना करना है। कब तक, 2029 तक करना है। हो सकता है भाई टूरिज्म से रिलेटेड आ सकता है, 2029 तक दुगना करना। इससे क्या होगा, 4 लाख जॉब क्रिएट होंगी। क्रूज सर्किट बनाया जाएगा। क्रूज सर्किट में क्या होगा, कल्चरल सर्किट होगा, हिस्टोरिकल सर्किट होगा, नेचुरल हेरिटेज का होगा, ग्लोबल प्रमोशन का होगा, यही सब जो रहता है सब में। ठीक है, ये टाइटल नहीं है, ये वही क्रूज भारत मिशन के बारे में है कि इसे 3 फेज में इंप्लीमेंट किया जाएगा। 1.5 लाख पैसेंजर इनको लेने हैं और ओवरऑल 5,000 किलोमीटर का वो करना है, क्रूज कराना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारी वीडियो शॉर्ट में। हो सकता है आपको पसंद आया। और टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दी जाएंगी। कोई भी फालतू का पापा टापा वीडियो नहीं है कि मतलब आदमी पढ़ ही ना पाए। इसको आप प्रिंट निकाल सकते हैं, अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में बहुत तेज़ी से आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी ज़्यादा दिन बचे भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगला वीडियो अब कल आएगा, कल आपको मिल जाएगा अगला वीडियो। ये PDF आपको मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और नेशनल करंट का पार्ट 2 दोबारा आएगा, इसमें आपका नेशनल करंट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं 12-14 तारीख तक आपका सारा करंट वारंट सब खत्म करा दूंगा। हिंदी की अभी मेरी फिर से कोर्स चलेगी, हिंदी की वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं। PCSRO वाले को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 440 वोल्ट का है ये झटका। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद।